रहीम चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव 1 to 11। सबसे पहले हम डीजीए देखेंगे। डीजीए इशू कौन करता है? डीजीए इशू करता है यूएसडीए और एचएसएस। ये एवरी 5 ईयर रिन्यू होती है और ये बेस्ड होती है डीजीएसी डाइटरी गाइडलाइन एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे। और इसके अंदर हमारे पास रिसर्चर्स होते हैं जो रिकमेंडेशन देते हैं। प्रोसेस में ये होता है कि जो एक्सपर्ट्स क्रिएट करते हैं डीजीए की साइंटिफिक रिपोर्ट, उसके बाद वो यूएसडीए और एचएसएस पब्लिक कमेंट के लिए फॉरवर्ड करते हैं। पब्लिक कमेंट आ जाता है, साथ उस पर रिसर्चर्स की एविडेंस आके उसको टेकन इनटू अकाउंट एंड द फाइनल रिपोर्ट इज़ पब्लिश। अब इसमें ज़ाहिरी बात है आपका पब्लिक कमेंट भी आ गया तो उसमें ज़ाहिरी बात है फूड इंडस्ट्रीज़ इन सब का इन्फ्लुएंस भी होता है। ये डिस्क्रिपेंसी है, इसके बारे में 2019 में बात भी हुई थी कि इस बायस को रिमूव करना चाहिए। आगे डेयरी की बात आ जाती है, ये भी लिमिटेशन में आ जाती है कि डेयरी एसेंशियल है माई प्लेट में, लेकिन डेयरी का मतलब वो डेयरी नहीं है जो कि लिया जाता है, बल्कि डेयरी का जो माई प्लेट में दैट मीन्स कैल्शियम रिच फूड, बट दैट्स नॉट इमीडिएटली ऑब्वियस। स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट के अंदर हमारे पास 10% कैलोरीज जो है वो डेयरी से आती हैं, हाफ फ्रॉम फ्लूइड मिल्क एंड हाफ फ्रॉम चीज़। इसके बाद उन्होंने डेयरी का बताया कि नो और वीक इन्वर्स रिलेशनशिप है सीवीडी के साथ, माइल्ड एसोसिएशन है टू लोअर स्ट्रोक रिस्क, और योगर्ट का है टू लोअर डायबिटीज़। प्रायर स्टडी में डेयरी की कंजम्पशन जो थी वो लोअर रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन एंड अदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स एंड लोअर रिस्क ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस इन अडल्ट्स में होती थी। उसके बाद जी प्रोसेस डेयरी इज़ हाई इन सैचुरेटेड फैट एंड सोडियम। अब सब्सटीट्यूशन एनालिसिस एक हुआ था, उसमें था कि आप अगर 5% कैलोरीज डेयरी फैट की रिप्लेस कर देना विद पॉली अनसैचुरेटेड फैट, स्पेशली प्लांट फूड से जो आ रही होती है, उनकी इक्वलेंट एनर्जी हो, मतलब 5% बजाय इसके कि आप डेयरी से लें आप पॉली अनसैचुरेटेड से लेते तो आपका सीवीडी का रिस्क 24% डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बोन हेल्थ और डेयरी। वो कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन बच्चों में आते हैं। एविडेंस ऑफ फ्रैक्चर रिस्क जो है वो मिक्स है। 45 डेयरी प्रोडक्ट्स जो इंक्रीज़ कर सकते हैं मिनरल डेंसिटी 0.7 टू 1.8 2 ईयर्स में, लेकिन ये फ्रैक्चर्स में इसका कोई नहीं पता। एंटी इन्फ्लेमेटरी में योगर्ट का है कि मे बी, और प्रो इन्फ्लेमेटरी में चीज़ कहते हैं हाई प्लाज्मा इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हो जाते हैं चीज़ के साथ। एसोसिएशन कोई नहीं है डेयरी की ऑल कॉज मोर्टेलिटी, ऑस्टियोपोरोसिस, हिप फ्रैक्चर, ओबेसिटी या ओवरवेट के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्स। एग्स का रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस और सीवीडी मिक्स्ड रिस्क है। 1 और मोर एग्स का नो एसोसिएशन है, एग का कोलेस्ट्रॉल के साथ एसोसिएशन है। मेटा एनालिसिस क्या बताता है कि एग की कंजम्पशन इज नॉट एसोसिएटेड विद सीवीडी रिस्क और मोर्टेलिटी बट वाज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, मेटा एनालिसिस ने बताया। एक और मेटा एनालिसिस यूएस यूरोपियन और जापानीज़ का, वो कहते हैं कि एग की एसोसिएशन डायबिटीज़ मेलाइटिस की वो सीन इन 1 यूएस स्टडीज़ बट नन ऑफ द यूरोपियन एंड जापानीज स्टडीज़। 3 और फ्यू एग्स पर वीक लें उसका डायबिटीज़ का कोई एसोसिएशन नहीं है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल और एग्स को देखें तो एक्टिव डिबेट सोर्स है। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कोलेस्ट्रॉल एंड सीवीडी इन डायबिटिक्स हैव बीन फाउंड। लिमिटेड रिसर्च कंपेयरिंग जीरो एग टू लो एग कंजम्पशन, मोस्टली लो और हाई का ही हो रहा था। एक एग में 200 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल है। एग की कंजम्पशन इंक्रीजेज एलडीएल विद मोर देन 1 एग पर डे फॉर लेस देन 12 वीक्स। उसके बाद आ जाती है 2020-25 की जो डीजीए की कोलेस्ट्रॉल की गाइडलाइंस है, वो एज लिटिल एज पॉसिबल, कोई लिमिट नहीं लगाई हुई। 2010 के अंदर लेस देन 300 था। सैचुरेटेड फैट एक अंडे के अंदर 1.6 ग्राम्स होता है। ठीक है, एक अंडा मतलब कि आप 50 ग्राम्स का, 1 लार्ज एग के अंदर 1.6 ग्राम होता था। उसके बाद ओवर कंज्यूम्ड फूड कौन कौन से हैं अमेरिकन के अंदर? वो है शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स। आप एक मैकडोनल्ड्स का इसमें अपने जहन में रख लें तो शुगर भी आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। अब शुगर जितने सारे सिरप्स वगैरह हो उनका लिखा हो, या ओज हो, सिरप्स हो, हनी हो, एग्रेव हो, मोलेसिस हो, फ्लोरिडा क्रिस्टल हो, और 114.1% टोटल कैलोरीज इस वक्त ली जा रही है। टॉप सोर्स ऑफ यूएस डाइट के अंदर यही हमारी जो ब्रेवरेजेस और सारे बेकरी के आइटम्स और केचप्स वगैरह। लिक्विड कैलोरीज फ्रॉम ब्रेवरेजेस जो है ना, सिंगल मोस्ट हाई मतलब हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है शुगर कैलोरीज दैन एनी अदर सिंगल फूड। WHO की रिकमेंडेशंस क्या है? एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन जो है वो लिमिट करें शुगर टू लेस दैन 10% ऑफ टोटल कैलोरीज। मतलब 2000 की कैलोरी की डाइट हो तो 200 कैलोरीज लें, यानी कि 12 टीस्पून, यानी कि 48 ग्राम्स। और गोल है उनका WHO वालों का कि 5% लेस दैन 5%, यानी 100 कैलोरीज लेस दैन 100 कैलोरीज हो 1000 कैलोरीज की डाइट में, 6 टीस्पून या 24 ग्राम्स। उसके बाद AHA की रिकमेंडेशन है कि 100 कैलोरीज 6 टीस्पून 24 ग्राम वुमेन और टीन्स के लिए, और आदमियों के लिए नो मोर देन 150 कैलोरीज 9 टीस्पून 36 ग्राम पर डे मैन।
कोलेस्ट्रॉल के लिए याद रखें अंडे वाला चीज़ बर्गर विद अ कप ऑफ मिल्क, कोलेस्ट्रॉल के जो टॉप सोर्सेज को याद करने के लिए। अच्छा, हाई कोलेस्ट्रॉल फूड कौन कौन से? एग, डेयरी, चीज़, ऑर्गन मीट्स, अदर मीट्स इंक्लूडिंग फिश एंड पोल्ट्री। एक्सक्लूसिवली जो है ना ये एनिमल फूड में ही आपको मिलेगा कोलेस्ट्रॉल। टॉप सोर्सेज में 96% ऑफ टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो मीट, उसको ब्रेक डाउन है 96 का, मीट का 42, एग्स का 25, ग्रेन प्रोडक्ट 17, मिल्क 11। और हर ग्रुप का भी आगे सब ग्रुपिंग है कि मीट के अंदर फिर किस में ज़्यादा, मीट के अंदर सबसे ज़्यादा मिक्स्ड और पोल्ट्री में है। उसके बाद प्रोसेस्ड सी फूड 5, रेड मीट 8, ग्रेन जो है वो 12 और ब्रेड 5%। अच्छा, उसके बाद AHA फॉर कार्डियोवास्कुलर रिस्क में ओवरऑल डाइट जो होती है आपकी लो इन कोलेस्ट्रॉल होनी चाहिए, मोर प्लांट्स बेस्ड होनी चाहिए। सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं? जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन के साथ उनको सैचुरेट किया जाता है। AHA की रिकमेंडेशन है नो मोर देन 5 to 6% ऑफ टोटल कैलोरीज हो। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन किस किस चीज़ में? हाई फैट कट, बीक, पोक, लैम्ब, सलामी, सॉसेजेस वगैरह, और जो ऑयल्स हैं इन सब के अंदर आपकी काफ़ी सारी सैचुरेटेड फैट होती है। प्लांट बेस्ड डाइट के अंदर लो होता है सैचुरेटेड फैट, एक्सेप्ट अगर आप ट्रॉपिकल ऑयल्स यूज़ करें। सब्सटैंशियल लेवल्स किसमें? ब्राज़ील नट्स में बड़ा हाई है, एवोकाडो में, कोकोनट ऑयल में, पाम ऑयल के अंदर ज़्यादा है, एग्स और फिश वगैरह के अंदर भी है। उसका टॉप सोर्सेज अगर हम सैचुरेटेड फैट का देखें तो उसके अंदर बिग मैक, डबल चीज़ विद सॉसेजेस, इसको आप याद रख लें तो आपके टॉप सोर्सेज हो जाएंगे सैचुरेटेड फैट के। उसका भी आगे ब्रेक डाउन है कि चीज़ 16.5% जो है, ब्रेड 19.1, फैट्स एंड ऑयल 8.9, मिल्क 6.7, फ्रैंकफर्ट सॉसेजेस, लंचन मीट 6.7। उसके बाद आ जाती है आगे सोडियम। सोडियम जो है वो कमर्शली प्रिपेयर्ड चीज़ों में सबसे ज़्यादा होती है। DGA के कहते हैं कि 50% ऑफ सॉल्ट जो है वो मिक्स डिशेस में होती है, जैसे बर्गर, सैंडविचेस, टैकोस वगैरह, ग्रेन पिज़्ज़ा, इसके अंदर 50% ऑफ जो सॉल्ट इंटेक हम इधर से ही ले लेते हैं। टॉप सोर्सेज जो होते हैं वो है एडिड फ्रॉम आउट, देखो 70% बाहर से ऐड होके आ रहा है। फूड के अंदर बेचारे के अंदर 14.2 है, एडेड एट होम 5.6 और टेबल पर 4.9। रिड्यूस करें सोडियम, अगर आप रिड्यूस करना है तो आप कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो है उनको कम कर दें, जो प्रोसेस्ड फूड है। काउंसलिंग के लिए जेफ नॉविक ने कहा है कि सोडियम पर सर्विंग इक्वल और लेस देन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज। 2000 कैलोरीज की डाइट है तो सोडियम आपका 200 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट अगर आप देते हैं तो आपका सोडियम लेस देन 1500 ही रहता है। नेक्स्ट ट्रांस फैट को कहा है अनसेफ फॉर ह्यूमन, इनको रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे पार्टली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स वगैरह और इन सब चीज़ों के अंदर ज़ाहिर बात होते हैं, तो जो हम लोग पैकेज फूड्स वगैरह ले रहे हैं, बेकरी आइटम्स, लॉन्ग शेल्फ लाइफ जैसे होती है, कुकीज़, डोनट्स, मफिन्स वगैरह, इन सब भी होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम रिड्यूस कर दें तो ये हम चीज़ें रिड्यूस मतलब ट्रांस फैट ख़त्म कर देंगे। एनिमल फूड के अंदर भी होता है। अच्छा, शॉर्टफॉल न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं ये अंडर कंज्यूम अमेरिकन डाइट पे जो हो रहे हैं। डाइटरी गाइडलाइन जो बताती है कि अंडर कंज्यूम न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो 5% और मोर ऑफ द पॉपुलेशन या स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर वो चीज़ कम आ रही हो, और ये पब्लिक हेल्थ कंसर्न की कैल्शियम, फाइबर, पोटाशियम, विटामिन D वगैरह है। उसके अलावा कोलिन, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन A, C, E सब है। और हाई सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट जो होता है वो 20% ऑफ मोर, और डेली जो उनकी रेफरेंस डेली इंटेक है वो है, और गुड सोर्स है 10 to 19%। अब कैल्शियम की बात, अच्छा कैल्शियम को मैंने इस तरह से याद किया हुआ है कि आप किसी एक पर्सन के साथ उसको एट्रीब्यूट कर दें। जैसे कैल्शियम मैंने अपने अब्बू के साथ किया हुआ है कि अगर मैंने अपने अब्बू को कैल्शियम रिच फूड दें तो मैं क्या दूँगी, तो जैसे चीज़ एंड टोफू बॉल, साथ सोयाबीन एंड कॉर्न मील रोटी, स्पिनच एंड कोलार्ड सालन, साथ प्लांट फोर्टिफाइड मिल्क, ये उनके अच्छे वाले सोर्सेज हो गए। और ऐड ऑन कर देंगे आलमंड, बीन्स, कुक्ड टैफ केल, ब्रोकली, लो ऑक्सिलेट केल, बेटर है हाई ऑक्सिलेट स्पिनच, स्विस चार्ड, बीट ग्रीन रूट में। इसका ये है कि आपके जो स्पिनच, बीट ग्रीन, स्विस चार्ड वगैरह है ना, उनके अंदर ऑक्सिलेट मतलब कैल्शियम है लेकिन रिच इन ऑक्सिलेट भी है जो उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं होने देंगे। अच्छा, ये तो एक वैसे एक मैंने एग्जांपल बना दी। इसके अलावा इसके हाईएस्ट ये आप भी अपनी तरफ से जो भी आपको अच्छा लगता है आप किसी का नाम रख लें, उसके साथ अच्छे से याद हो जाएगा। फाइबर के अंदर आप ये याद रखें कि फ़ाइबर जो है वो आपने एक्सक्लूसिवली प्लांट फूड्स में होता है, एवरेज लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो बीन्स होगी, लेंटल्स होगी, एवोकाडो हो गया, रास्पबेरीज होगी, ओटमील हो गया, होल व्हीट पास्ता हो गया,
ड्राइड फिग्स होगी और फ्लैक्स सीड्स, इसमें बड़ा अच्छा वाला होता है, हाई वाला होता है। और कम वाला स्ट्रॉबेरी, दूसरे जो फ्रूट्स हैं, ब्राउन राइस, पॉपकॉर्न वगैरह में, होल ग्रेन ब्रेड में, मशरूम, आलमंड्स, पीनट, सनफ्लावर, सेसमी ऑयल में इस तरह से कम है। उसके बाद मैग्नीशियम, इसका भी किसी के साथ आप नाम रख लें। मैग्नीशियम जो है वो बड़ा अच्छा है। नट्स, ये भी नट्स के साथ है, मैंने इसमें अपने तोते का नाम रखा हुआ है तो उसको जैसे नट्स पसंद है। उसके बाद कैशू, आलमंड्स, कैशू, पाइन नट्स, कुक्ड स्पिनच, पीनट्स हो गया, एमरंथ हो गया, एडमन हो गया, चॉकलेट, इसके अंदर अच्छी वाली डार्क चॉकलेट, इसमें अच्छा वाला मैग्नीशियम है। अदर्स में आप होल व्हीट ग्रेन ब्रेड रख लें, ब्राउन राइस, ब्लैक आइड पीज, लीमा बीन्स, हेज़लनट, पीकैन्स, पिस्टैशू, वॉलनट, स्मॉल पोटैटोज, टोफू, उसमें दूसरा कम वाला है। उसके बाद पोटेशियम में भी आप किसी को याद रख लें। उसके अंदर 1 स्मॉल बेक्ड पोटैटो हो गया, याम्स, एवोकाडो, बीन्स, वाइट बीन्स, अजूकी बीन्स, सोया बीन्स, ब्लैक टर्कल बीन्स, लीमा बीन्स। उसके अलावा मैश बनानास, पीट ग्रीन्स, ड्राइड एप्रिकॉट्स, डेट्स वगैरह के अंदर भी अच्छा वाला होता है पोटेशियम। अदर्स में हमारे पास योगर्ट, चिकन, टूना, नट्स, आलमंड्स, हेज़लनट्स, वॉलनट्स, कुक्ड ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह। विटामिन ए के अंदर भी किसी को याद रखे, मैंने किसी को याद रखा जिसके विटामिन ए जो लेती है ज़्यादा। कुक्ड स्वीट पोटैटो, स्पिनच, रॉ, कैरेट्स आ गए, कैंटलोप, बटरनट्स, स्क्वाश आ गया, बीफ लिवर इज़ वेरी हाई। उसके बाद 4 आउंसेज एक्सीड्स बीफ लिवर का 4 आउंसेज एक्सीड्स द टॉलरेबल अपर लिमिट। और अदर्स के अंदर 1 कप डेयरी एंड प्लांट मिल्क, हेरिंग्स 1 कप, फोर्टिफाइड सीड्स आते हैं। विटामिन सी के अंदर भी किसी को याद रख लें। विटामिन सी का क्या के अंदर सारे ना मैंने एसएलस्टीन को रखा था कि वो बहुत ज़्यादा प्लांट बेस्ड करते हैं, तो उसमें सिर्फ प्लांट बेस्ड चीज़ें ही हैं ज़्यादातर। और वही ग्रीन फ्रेश इस तरह की चीज़ें, और बेरीज़ वगैरह, बॉक चोय, पार्सले, रेडिश, ब्रोकली, कैंटलो, ब्रसल्स स्प्राउट्स, पाइनएप्पल, कैबेजेस, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, ग्रीन्स, पपाया, ग्रीन पीस, केल, टमाटो, स्ट्रॉबेरी, टर्निप, ग्रीन्स वगैरह। उसके अलावा फ्रूट्स, ऑरेंज, गावा, कीवी, मैंगो और रेड पेपर में अच्छा वाला है। अदर्स के अंदर हाफ कप स्पिनच, मोस्ट अदर लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, कोलार्ड ग्रीन्स, फ्रूट्स वगैरह, चेरी, पेयर्स और इस तरह से कैन पीचेस या अदर चीज़ में आ जाते हैं। विटामिन डी के अंदर भी आप किसी को याद रख लें, उसके अंदर आपको फिश वगैरह आ रहे थे, सालमन, हाई फैट फिश, फोर्टिफाइड मिल्क, अदर डेयरी एंड नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स 1 कप, फोर्टिफाइड सीरियल्स आ जाते हैं इसके अंदर, जो जनरल मिल्स और चीरोज और केलॉग्स वगैरह के। और सनलाइट इसके अंदर बताया 10 AM to 3 PM विदाउट सनस्क्रीन आप यूज़ करें 5 to 30 मिनट ट्वाइस अ वीक। सनलाइट इज़ बेटर देन डाइट्री सोर्स, क्योंकि वो बेहतर होती है। डार्कर स्किन पिगमेंट्स वालों को ज़्यादा देर लेनी पड़ती है। टैनिंग बेड जो है वो अच्छे हैं, लेकिन वो कैंसर का कॉज भी कर सकते हैं। विटामिन ई के अंदर सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स, हेज़लनट्स 1 कप, 1 टेबल स्पून सनफ्लावर, सैफलॉर ऑयल और ट्राउट फिश आ जाती है। अदर्स के अंदर पीनट बटर, ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल एंड पीनट बटर आ जाता है। विटामिन के जो है हर्ब, स्पाइसेस और कीवी में होता है। अब क्राइटेरिया क्या डिटर्मिन करने के लिए हेल्दीएस्ट और लीस्ट हेल्दी फूड, न्यूट्रिएंट डेंस हो, यानी कि उसमें जो अंडर कंज्यूम्ड है वो ज़्यादा हो, लीस्ट कंज्यूम कम हो। टॉप ग्रुप्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट्स पर कैलोरीज में वेजिटेबल्स जो है, मशरूम्स, हर्ब, स्पाइसेस, फ्रूट्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन नट्स, ये अच्छे हैं। फाइटो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो मौजूद हो, क्योंकि वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जनरल प्रिंसिपल ये है कि आपने पूरे फूड को देखना है, ये नहीं कि पर्टिकुलर चीज़ को नहीं देखना, पूरी चीज़ को देखना है, पूरी चीज़ अच्छी है कि नहीं है। फ्रोजन वेजिटेबल्स रिफाइंड नहीं में आते, लेकिन फ्रेश इज़ बेटर। होल फूड वो होता है जिसको हम विजुलाइज़ कर लें, हमें पता है कि जो एप्पल है उसके साथ क्या हुआ, दरख्त से उतर के हमारे पास आ गया ना। अब आप एप्पल पाए या एप्पल फ्रिटर आ रहा है तो उसके अंदर क्या चीज़ हो रही है हम विजुलाइज नहीं कर सकते। माइकल पॉलन ने कहा है कि ईट फूड नॉट टू मच, मोस्टली प्लांट, और फूड जो है 1% हो, नेचुरल और नॉट टू मच में अप्रोप्रिएट पोर्शन साइज हो, मोस्टली प्लांट, नॉट स्ट्रिक्टली वेगन लेकिन प्रीडोमिनेटली प्लांट बेस्ड। रेनबो आप अपना खाएं, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करें, अच्छे से कलर्स हो, कलर्स के फ्लेवरनट्स और वाइटामिन की वजह से होते हैं, वो आपकी डिजीज़ प्रिवेंशन में हेल्थ के अंदर हेल्प करते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ फूड और मीट द डेली रिक्वायरमेंट हो, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पॉसिबल सप्लीमेंटेशन विद विटामिन डी एंड B12। इंस्टीट्यूशन जो एग्री करते हैं काफ़ी सारे हैं, US स्टेट के और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ वगैरह, वो एग्री करते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, प्लांट बेस्ड के ऊपर। फूड आपने अवॉइड करना है जिसमें हाई शुगर हो, सैचुरेटेड फैट और सोडियम ना हो, फ्राइड फूड ना हो, प्रोसेस मीट ना हो, रेड मीट ना हो, रिफाइनरीज, अल्कोहल वगैरह कम हो। एविडेंस बेस्ड न्यूट्रिशनल स्टडीज़ जो है उसके अंदर आपको मेजर स्टडीज़ होती हैं
जो आपकी इंटरवेंशनल स्टडीज़ होती हैं लार्ज कोहॉर्ट वगैरह की होती है, पब्लिश हुई होती है, हाई इम्पैक्ट होती है, जो लार्ज सैम्पल साइज़ होता है उनका, या लार्ज जर्नल्स में होते हैं। सेमिनल स्टडीज़ होती हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करती है एविडेंस बेस्ड डिजीज़ रिवर्सल और रिमिशन। सपोर्टेड एलएम ट्रीटमेंट भी होते हैं जो एलएम के लिए प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स रेलेवेंट टू डिजीज रिस्क ट्रीटमेंट और कॉस्ट सेविंग हो। स्टडीज़ के दौरान सबसे पहले पोर्टफोलियो डाइट आता है। पोर्टफोलियो डाइट जो हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया के लिए हुआ था, डाइट इसमें वेरी लो सैचुरेटेड फैट डाइट थी, हाई इन प्लांट स्टीरॉयड, सोया प्रोटीन, विस्कस फाइबर्स एंड आलमंड्स थे। एलडीएल डिक्रीज हुआ इंटरवेंशन ग्रुप में और ये डिक्रीज जो था कंपेरेबल था विद लो डोज ऑफ स्टैटिन 28.6 इस डाइट ने कम किया और स्टैटिन 30.9 कर रही थी। नेक्स्ट हमारे पास डैश डाइट आ जाती है। डैश डाइट हाई इम्पैक्ट न्यूट्रिशनल स्टडी है। ओरिजिनल दी कंपेयर डाइट, ओरिजिनल जो डाइट थी ना वो ओरिजिनली उन्होंने सिर्फ एक डाइट जो रिच थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को, उसको कंपेयर किए थे कॉम्बिनेशन डाइट। कॉम्बिनेशन डाइट कौन सी थी इनकी? रिच इन वेजिटेबल फ्रूट्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, रिड्यूस इन सैचुरेटेड फैट, टोटल फैट, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। एक बस सिंपल रिच इन वेजिटेबल फ्रूट्स और एक इनकी कंपेयर डाइट। कांस्टेंट इन्होंने रखा था वेट और सोडियम का बोथ ग्रुप्स के अंदर। ग्रेटेस्ट रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर हुआ था विद और विदाउट हाइपर टेंशन कंबाइंड डाइट वालों को। सिस्टोलिक उनका रिड्यूस हुआ था 11.4 और डायस्टोलिक रिड्यूस हुआ था 5.5 कंपेयर टू कंट्रोल। और फ्रूट्स और वेजिटेबल वाले ग्रुप का रिडक्शन हुआ था इन ब्लड प्रेशर एज कम्पेयर टू कंट्रोल, लेकिन जाहिर बात है कॉम्बिनेशन वालों के बेटर रिजल्ट थे। उसका लेटर इसकी स्टडी आई, उसके अंदर उन्होंने सोडियम लेवल जो थे वो डिफ़र कर दिए इन बोथ कंट्रोल और डैश डाइट ग्रुप। डैश डाइट पे पहले हम इसको कंबाइंड डाइट कह रहे थे, इसको ना लो, इंटरमीडिएट और हाई में डिवाइड कर दिया सॉल्ट इनटेक के हिसाब से। पहले सॉल्ट कांस्टेंट जा रही थी दोनों डाइट्स में, कंट्रोल में भी और डैश वाली के अंदर। बीपी सबसे ज़्यादा रिड्यूस उस वाले ग्रुप में हुआ था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सोडियम डिक्रीज़ किया गया था। ग्रेटर रिडक्शन जो सबसे ज़्यादा सब तमाम ग्रुप्स को अगर कंबाइन करें तो सबसे ज़्यादा विद लो सोडियम डैश डाइट एज़ कम्पेयर टू हाई सोडियम कंट्रोल डाइट, यानी कि 11.5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी रिडक्शन हुआ था हाइपरटेंसिव में और 7.1 नॉर्मोटेंसिव में, और ये सब जेंडर रेशियल बैकग्राउंड के लिए सिमिलर रिडक्शन थी। आगे ऑर्निश का आ जाता है, ये सेमिनल स्टडी थी। सारे पार्टिसिपेंट्स को मॉडरेट टू सवेयर डिजीज़ थी। इसमें इंटरवेंशन में उन्होंने 10% फैट, वेजिटेरियन डाइट, मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, स्मोकिंग सेसेशन, ग्रुप साइको सोशल सपोर्ट किया था। एलएम की सारी चीज़ें की थी स्लीप के। उसके बाद कंट्रोल का यूजुअल केयर मिल रही थी। रिजल्ट के अंदर जो थी कॉर्नरी आर्टरी की स्टेनोसिस का रिडक्शन हुआ था एंड कंटिन्यूड इंप्रूवमेंट ओवर द नेक्स्ट 5 years और 25 कार्डियक इवेंट्स हुए थे इंटरवेंशन ग्रुप में। इंक्रीज हो गई थी कॉर्नरी आर्टरी स्टीरोसिस और 45 कार्डियक इवेंट्स हुए थे कंट्रोल ग्रुप में। तो बेसिकली जो इतने डिजीज्ड लोग भी थे इंटरवेंशन की वजह से उनको बड़ा फ़ायदा हो गया था। उसके बाद ऑर्निश का आगे प्रोस्टेट पे काम है। सेमिनल स्टडी है, 30 पार्टिसिपेंट थे लो रिस्क कैंसर का जिन्होंने डिक्लाइन कर दिया था इमीडिएट सर्जरी या हार्मोनल थेरेपी या रेडिएशन वगैरह का, ताकि वो पार्टिसिपेट करें स्टडी वाइल अंडरगोइंग सर्विलेंस फॉर सर्विलेंस वगैरह। आफ्टर 1 year जीन एक्सप्रेशन वाज ऑल्टर्ड इन इंटरवेंशन ग्रुप एज कम्पेयर टू कंट्रोल। रिजल्ट्स में ये होता है कि इंटेंसिव न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन में मॉड्यूलेट जीन एक्सप्रेशन इन प्रोस्टेट, मतलब कि कैंसर के ऊपर भी ये इंटेंसिव न्यूट्रिशन का इफेक्ट हो गया। और लार्जर ट्रायल्स इस पायलट को स्टडी के ऊपर हमें और चाहिए। लियोन डाइट था, लियोन डाइट सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ था। मेडिटेरेनियन वर्सेस अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की स्टेप 1 डाइट थी। इनमें उन्होंने देखा कि जो मेडिटेरेनियन डाइट है ना उसकी उनके आउटकम्स अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न डाइट जो दूसरी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वालों ने दी है। और मेडिटेरेनियन डाइट के जो रिजल्ट हैं वो 4 साल बाद तक भी रहते हैं आफ्टर फर्स्ट MI। फिर एसिस्टीन की जो है वो सेमिनल स्टडी है, वेरी लो फैट प्लांट बेस्ड डाइट उन्होंने दिया था और रिवर्स हुआ था और प्रिवेंट हुआ था मेजर कार्डियक इवेंट इन 177 एडहेरेंट पेशेंट ओवर 3.7 years। जो 177 एडहेरेंट पेशेंट थे उनका कार्डियक इवेंट रेट 0.6 था। नॉन एडहेरेंट 21 का जो था 13 एक्सपीरियंस मेजर कार्डियक इवेंट यानी कि 62%। आगे चिप आ जाता है प्लांट बेस्ड डाइट, डाइटरी इंटरवेंशन और ये कॉस्ट सेविंग भी है। सपोर्टिव लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट इफेक्टिव फॉर डायबिटीज मेलाइटिस, कॉस्ट सेविंग है कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट और इन्वेस्टमेंट आ गया विद इन फ्यू मंथ्स। फिर बर्नआउट की वेगन डाइट फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज़ है। सपोर्टर ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन ट्रीटमेंट है, 22 वीक्स और रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल है 99 सब्जेक्ट्स की डायबिटीज़ 2 का, डायबिटीज मेलाइटिस की। कंपेयरिंग किए पार्टिसिपेंट असाइन टू वेगन डाइट और अमेरिकन डाइट एसोसिएशन वाली डाइट। वेगन ग्रुप डिस्पाइट एन इंक्रीज इन कार्बोहाइड्रेट इनटेक
उनकी इंटेक अमाउंट वाइज चाहे ज़्यादा हो, लेकिन डाइट क्वालिटी उनकी इंप्रूव होगी, जो कि उन्होंने एक अल्टरनेटिव हेल्दी ईटिंग इंडेक्स के हिसाब से उन्होंने उसको कैलकुलेट किया। एडीए जो डाइट ले रहे थे दूसरे, उनका कोई डाइट क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुआ। अच्छा, साइंस क्या है? अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन बनाना है तो ये कॉम्पिटेंसीज में से एक कॉम्पिटेंसी है न्यूट्रिशन वाली। आपने जो ओवरवेट होगा और उसको क्रॉनिक डिजीज़ होगी, आपने उसको ग्रेड बी में करना है कि ओवरवेट है क्रॉनिक डिजीज, आपने उसको लाजमन आपने उसको काउंसिल वगैरह करना है। और अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर वगैरह नहीं है, तो आपने उसको ग्रेड सी में करना है। उसके बाद है आपका जो आपके रिटन प्रिस्क्रिप्शन वगैरह होती हैं, आपने उसमें बेसिकली आपने पेशेंट को जो रिटर्न सारी चीज़ें आपने सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। जैसे ये चैप्टर 2 वाली जो है सारी चीज़ें आ जाती है, एक्शन प्लान किस तरह से हमने बनाना है। उसके बाद एक स्टडी आगे आ जाती है, इफेक्टिवनेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एडवाइस एंड प्रिस्क्रिप्शन बाय फिजिशियन इन रूटीन प्राइमरी केयर। 2009 में रिसर्चर्स ने डिवाइड किया 4317 फिजिकली इनएक्टिव को 2 ग्रुप्स में, एक इंटरवेंशन और कंट्रोल ग्रुप। इंटरवेंशन जो था उसमें ये क्या था कि फिजिकल एक्टिविटी की एडवाइस थी ड्यूरिंग ऑफिस विजिट, और 30% उसका एक सब ग्रुप बनाया। सब ग्रुप को उन्होंने एक्स्ट्रा इंटरवेंशन दी, टेलर्ड फिजिकल एक्टिविटी दी। बाकी को तो वैसे ही बता रहे थे ना, 30% को टेलर्ड आपने फिजिकल एक्टिविटी की एडिशनल चीज़ें दी, एडिशनल टू द आउट पेशेंट अपॉइंटमेंट। पेशेंट जो ओवर 50 ईयर्स थे ना इस ग्रुप में, ये जो 30% वाला है जिसको एडिशनल हमने दिया, उनकी एक्टिविटी 131 मिनट्स इंक्रीज़ हो गई, और डबल उनकी हो गई मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज कंपेयर टू कंट्रोल। यंगर वाले जो 50 ईयर्स थे उनकी 31.5 मिनट्स पर वीक इम्प्रूव हो गई एक्टिविटी एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल। तो बेसिकली जो 30% सब ग्रुप था ना, उनके अंदर ओल्डर एडल्ट्स ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया और यंगर ने भी रिस्पॉन्ड किया। अब जो 6 मंथ का इंटरवेंशन ग्रुप था ना, जो दूसरा वाला था जिनको ये टेलर्ड एडवाइस देगी, उनका इंक्रीज़ जो था वो 18 मिनट्स पर वीक कंपेयर टू कंट्रोल इंटरवेंशन ग्रुप, और ओल्ड एज शोड स्मॉल इंक्रीज, और यंग ने तो इस पर किया ही नहीं। यानी कि आपने सिर्फ 30% का सब ग्रुप में टेलर्ड करने की वजह से कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया रिजल्ट्स में। और इन्होंने कहा कि सीकेडी के अंदर भी न्यूट्रिशन प्रिस्क्रिप्शन बड़ी यूज़फुल हो सकती है। नेक्स्ट हमारी असेसमेंट आ जाती है कि हमने एबिलिटी टू परफॉर्म बेसिक न्यूट्रिशनल असेसमेंट हमारी किस तरह से हो सकती है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बेनिफिट्स हमने देखने कि इससे जो है काफ़ी सारी डिजीज़ में हेल्प हुआ है, और आपने इसके अंदर और ये देखना है कि आपने जो आप स्टार्ट करनी है अपनी असेसमेंट, वो आपकी ABCD में होना चाहिए। एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा, A से, B से बायोकेमिकल डेटा, C से क्लिनिकल असेसमेंट और D से डाइटरी असेसमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक में हमारे सारे ये मेजरमेंट्स आते हैं, वेट, हाइट, BMI, वेस्ट, सर्कमफ्रेंस वगैरह हो जाती हैं। इसके अंदर BMI की हमारे पास लिमिटेशंस भी हैं कि ये बायस्ड रिजल्ट्स आ जाते हैं आपकी हाई डेंसिटी मसल और बोन मास पे, एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी वालों में, और वेरी शॉर्ट स्ट्रेचर पीपल में, और रेसेस के लिए भी एडजस्टमेंट करनी चाहिए। हालांकि ये लो कॉस्ट और ईजी भी है। बायो इम्पोर्टेंस भी है, वो भी अच्छा एक मेजर है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। हाइड्रोस्टैटिक अंडर वाटर वेइंग जो है वो अनकॉमन है। स्किन फोल्ड जो है वो भी डिफिकल्ट टू परफॉर्म है। ये हमारा एंथ्रोपोमेट्रिक में यही चीज़ें आ जाती है। बायोकेमिकल के जो हम सारे लैब वर्क्स कराते हैं उसमें कुछ सेकेंडरी होती है, कुछ प्राइमरी होती है। क्लिनिकल असेसमेंट के अंदर 7 चीज़ें आती हैं कॉमन चीज़ें, जैसे एज, जेंडर, मेडिकल, सर्जिकल हिस्ट्री वगैरह, एक्टिविटी, वाइटल साइंस वगैरह। उसके अलावा इंपॉर्टेंट में आ जाता है आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस, जिसमें वेट हिस्ट्री वगैरह आती है, कब आप सबसे ज़्यादा हाई और लोज कब थे, आपका फीलिंग्स क्या एसोसिएटेड थी, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की हिस्ट्री भी क्लिनिकल में लेनी है। अच्छा, क्लिनिकल अलग है और डाइटरी असेसमेंट अलग है। डाइटरी असेसमेंट के अंदर हम उसका पूछते हैं उसके कौन कौन से बिहेवियर उसको ड्राइव कर रहे हैं, उसके फूड चॉइसेस वगैरह को। इसके हमारे पास टूल किट्स भी होती हैं, हमने 24 आवर्स का डेली रिकॉल लेना होता है। अच्छा होता है बैकवर्ड स्टार्ट करें, फिर 3 डेज़ का लेना होता है, ये 3 कंसेक्टिव डेज़ होते हैं। फिर हम पूछते हैं कि ये इसका आपका टिपिकल डे था और या नहीं था, और बेस्ट होता है कि 2 वर्किंग डेज हो जाए, 1 डे ऑफ हो जाए, ये एज एन असाइनमेंट भी दिया जाता है। फिर MNA है, ये एडल्ट्स के लिए पूछा जाता है। ऑनलाइन सर्वेज भी काफ़ी सारे हैं, इन डेप्थ जो है वो डाइटिशियन कर लेती है, इन डेप्थ सर्वेज भी काफ़ी सारे हैं। उसके बाद हम और भी क्वेश्चंस पूछते हैं, आप क्या जो अदर क्वेश्चंस के अंदर मील स्केड्यूल्स, टाइमिंग, ड्यूरेशंस, किसके साथ आप खाते हैं, सोशल हिस्ट्री, फैमिली स्ट्रक्चर, साइको सोशल फैक्टर्स वगैरह, कल्चरल कंसिडरेशन पूछ सकते हैं, रेडीनेस बंदे की पता लगा सकते हैं इन सारे असेसमेंट्स में, सेल्फ एफिकेसी, न्यूट्रिशन नॉलेज, मोटिवेशन, सोशल सपोर्ट, कल्चर वगैरह देख सकते हैं। उसका टाइम, इमोशंस बड़े इंपॉर्टेंट है खाने का पूछने की वजह से, उसके ग्रुप्स कौन से जिनको कंज्यूम कर रहे हो, ओवर कंज्यूम, अंडर कंज्यूम चीज़ें देख सकते हैं।
आगे आ जाती है हमारी इंटरडिसिप्लिनरी टीम। इसके अंदर ये है कि फिजिशियन ने अपनी जो है एक टीम बनानी है और ये एडवांस प्रैक्टिस का प्रोवाइडर के साथ हो, उसके अंदर उसकी रजिस्टर्ड जो नर्स है वो भी हो, उनका डॉक्टर का अलग चीज़ें और नर्स की अलग चीज़ें। डॉक्टर ने अपना एग्जाम करना है, न्यूट्रिशनल असेसमेंट करनी है, बेसलाइन हिस्ट्री देनी है, डिटर्मिन करना है रिस्क फैक्टर, क्रॉनिक कंडीशन के लिए डायग्नोसिस बनाना है, फ्रेमवर्क ऑफ ट्रीटमेंट बनाना है, एक्सप्लेन करनी इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन टर्म्स ऑफ पेशेंट्स करंट कंडीशन, सेट गोल्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, लीड करना है टीम को और ओवरसी करना है रिकमेंडेशंस को। जो नर्स डाइटिशियन है ना, उसको रेफ़र और फॉलो अप हमने किया है स्पेशली कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए, जो कॉम्प्लेक्स डिजीज़ वगैरह। उसने क्या करना है, उसने असेस करना है, मॉनिटर न्यूट्रिशन स्टेटस करना है, माइक्रो और मैक्रो की डेफिशिएंसीज देखनी है, डेवलप करना है इंडिविजुअलाइज रिकमेंडेशन, कोच करना है पेशेंट को पर्सनल गोल्स की तरफ, कंसिडर करना है मेडिकल हिस्ट्री को, प्रोग्रेस ट्रैक करनी है, ऑनगोइंग सपोर्ट देनी है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी करना है। फिर आगे आ जाती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं होल फूड में वेरिंग प्रपोर्शन में। कोई सिंगल फूड इक्वल टू अ सिंगल माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होता, मिक्सचर ही चल रहा होता है। उसके बाद जी हमारे पास इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। और इसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर की बड़ी अहमियत है, ये लैक्सेटिव की तरह यूज़ होता है, सैटिस्फैक्शन इंक्रीज़ करता है, हार्ट डिजीज़ को रिस्क कम करता है, ग्लूकोज मेंटेन रखता है। उसके बाद प्रोटीन आ जाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है सेल का फंक्शन में, एंजाइम, मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट कैरियर और सब हार्मोन्स के अंदर। फैट्स जो है वो स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन, लिपिड्स और इन्वॉल्व होते हैं सिग्नलिंग प्रिकर्सर ऑफ कैनोसोनोइड्स और रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल स्किन फंक्शन। फिर फैट्स हो जाते हैं न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोटीन्स की बात आ जाती है कि प्रोटीन जो है वो अमेरिका के अंदर एसोसिएटेड कि एनिमल ही हमें देता है, हालांकि ये मिसनोमर है। प्लांट्स और माइक्रोब्स के ऑल एसेंशियल हमारे पास अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। उसके बाद कंप्लीट प्रोटीन वो होती है जिसमें तमाम अमाइनो एसिड्स मौजूद हो, इनकम्प्लीट वो होती है जिसमें ना हो। ज़्यादातर जो मोस्ट प्लांट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं लाइसिन और सल्फर में। सोयाबीन इज़ द ओनली कंप्लीट प्लांट प्रोटीन। उसके बाद इनकी डाइजेशन प्लांट की एनिमल की सेम तरह से हो जाती है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप डेफिशिएंट हो सिर्फ किसी एक असेंशियल अमाइनो एसिड के अंदर। फिर 0.8 पर केजी ऑफ बॉडी वेट की होना चाहिए हमारे पास प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। वॉलनट्स के अंदर बड़ी अच्छी हैव मोर एनर्जी दैन ऑल एनिमल प्रोटीन सोर्स 100 ग्राम वॉलनट्स के अंदर। और अदर गुड सोर्सेज के अंदर हमारे पास प्रोटीन की कॉर्न और ओट्स, बेक्ड पोटैटोज़ आ जाते हैं। एग्स और सोया प्रोटीन जो है, सोयाबीन हैव मोर प्रोटीन जो है एज़ कम्पेयर टू एग्स। प्रोटीन एनर्जी जो सी है वो मैक्सिमम 50%। स्पिरिच जो है वो इक्वलेंट है लैम्ब चॉप्स पे के और टूना फिलेट्स के, और दिस मोर देन बीफ एंड एग्स। उसके बाद डाइट रिक्वायर्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये है कि एनिमल प्रोटीन जो है कॉज कर देता है एसिडिक कंडीशन, जिसको हमें न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से कैल्शियम हमारी हड्डियों में से निकलता है। बच्चों को और बूढ़ों को और प्रेग्नेंट औरतों को, एथलीट्स को ज़्यादा चाहिए हो जाता है। और स्मार्ट गोल आपने बनाना है। फैट्स का इस तरह से है कि मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट हेल्दी फैट्स हैं, और इनको बाकी जो सोर्सेज है फैट के उनके साथ इसको हमें रिप्लेस करना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स है पॉली अनसैचुरेटेड में हमारे पास ओमेगा 3, 6 आ जाते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड आ जाते हैं, सैचुरेटेड में लॉरिक एसिड, स्टेटिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड आ जाते हैं, ट्रांस फैट्स आ जाते हैं। उसके बाद पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स जो है उसके अंदर से 3 अच्छा है। 6 का जो है वो है कि उसका कुछ पार्ट न्यूट्रल है, कुछ जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी, लेकिन मजीद रिसर्चेस वगैरह चाहिए। ऑलिव ऑयल, कनोला, पीनट, सनफ्लावर, सेसमी सोई और ये मोनो अनसैचुरेटेड है, लिक्विड होते हैं टेम्परेचर पे। और हमें ट्रांस फैट्स इफ़ रिप्लेस ट्रांस और सैचुरेटेड फैट्स तो हमारा LDL और कोलेस्ट्रॉल, CVD रिस्क और इवेंट्स और ऑल कॉज मोर्टेलिटी कम हो जाती है। लॉरिक एसिड जो सा रहता है वो कोकोनट ऑयल में मौजूद होता है। ये सैचुरेटेड फैट और इस इंक्रीज टोटल कोलेस्ट्रॉल करता है। HDL LDL और इंक्रीज़ करता है, और LDL इंक्रीज़ करता है, जाहिर बात है हार्ट रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास अगर हम रिप्लेस जो स्टेरिक एसिड है, ये चीज़, मीट, पोल्ट्री, डेयरी के अंदर होता है, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को रेज नहीं करता है एज मच एज अदर लॉन्ग चेन सैचुरेटेड एसिड, लेकिन कॉरोनरी डिजीज़ का इसमें हो सकता है। रिप्लेसिंग स्टेरिक एसिड विद इक्वल नंबर ऑफ कैलोरीज फ्रॉम पॉली अनसैचुरेटेड के साथ अगर हम करें
होल ग्रेन प्लांट्स या होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट्स या प्लांट के साथ तो 6 to 8% रिडक्शन हो जाता है कॉर्नी हार्ट डिजीज़ के साथ। एसोसिएटेड है इंक्रीज एंडोथेलियल डैमेज के साथ, सेल डेथ, डिक्रीज फंक्शन ऑफ एंडोथेलियल प्रोजेनिटल सेल्स विच आर एसेंशियल फॉर वैस्कुलर रिपेयर, इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, ये सब स्टेरिक एसिड है। उसके बाद पाल्मेटिक एसिड है, मे लीड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवीडी एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। माइस्टेरिक एसिड है, हाइपर कोलेस्ट्रोलिनीमिया एसोसिएटेड विद सीवीडी रिस्क एंड ऑल कॉज मॉर्टेलिटी एंड डायबिटीज मेलाइटिस। ट्रांस फैट तो हमें लेने ही नहीं चाहिए, ठीक है, उसका तो बड़ा बुरा रिजल्ट है। उसके बाद हमने स्मार्ट प्रिस्क्रिप्शन करने के बजाय से कि हम एक चीज़ ख़त्म करते हैं, हम रिप्लेसमेंट उनको बताएं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्वालिटी इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे वाले कॉम्प्लेक्स अनरिफाइंड वाले लें। और उसके अलावा प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट जो है ओवरवेट, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, हार्ट रेट, डायबिटीज़ वगैरह करते हैं, उनको रिड्यूस करना चाहिए। और कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में फाइबर भी आता है, एडिड शुगर भी आता है। फाइबर बड़ा अच्छा है, वो हमारे गट हेल्थ और इम्यूनिटी पे करता है, इसमें वो लो कैलोरीज हो सकती हैं। इनडाइजेस्टिबल है ह्यूमन पे, लेकिन जो बैक्टीरिया है वो इसके ऊपर एक्ट करके शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं जो एनर्जी सपोर्ट और प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर इम्यून फंक्शंस करते हैं और पैथोजेंस को कंट्रोल करते हैं। फाइबर जो है वो लीकी गट वगैरह नहीं होने देती। सॉल्युबल फाइबर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, स्लो डाइजेशन करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड कैरीज आउट कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद किसी भी एनिमल प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास फाइबर नहीं मिलेगा। बेस्ट सोर्सेज ऑफ फाइबर लेग्यूम्स, होल ग्रेन वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स और सीड्स हैं। शुगर्स के अंदर हमारे पास नेचुरल शुगर जो है वो ठीक है, अच्छी है, बल्कि कुछ क्रॉनिक डिजीज़ में हेल्प भी करती है। स्टार्च जो है वो हमारे पास हेल्दी कॉम्प्लेक्स कार्ब अकॉर्डिंग टू हाउ रिफाइंड और होल द फूड इज। स्टार्च कैन बी हेल्दी या अनहेल्दी। हेल्दी में हमारे पास पोटेटोज, कॉर्न्स, लेग्यूम्स वगैरह आ जाते हैं। अनहेल्दी में इसी को आप चिप्स बना लो, फ्राई कर लो, सॉल्ट लगा दो, तो वो अनहेल्दी स्टार्च में आती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पास है वो असेंशियल होते हैं स्मॉल अमाउंट्स में, विटामिन मिनरल्स जैसे आप देख लें। बेनिफिशियल होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, पॉलीफिनोल्स होते हैं, फाइटोस्टिरोल्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स वगैरह हो जाते हैं। अब B12 के अलावा, B12 विटामिन आपको लेना चाहिए, इसके अलावा जो है आपको अपने प्लांट फूड के अंदर तमाम मिल जाते हैं विटामिन, कोई सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अब बड़ी बड़ी फूड फैमिलीज से बेनिफिट्स ज़ाहिर बात है बार बार रिपीट हो रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स कौन कौन से होते हैं? क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, डार्क बेरीज, फ्रूट्स, एलियन वेजिटेबल्स, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, डार्क वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं। आगे उनकी सारी सब ग्रुपिंग है किस किस चीज़ में कौन सी है। इन्फ्लेमेशन जो फूड करवाते हैं, विच कॉज इन्फ्लेमेशन कॉजिंग फूड के अंदर हमारे प्रोसेस्ड ग्रेन्स वगैरह आ जाते हैं, शुगरी पैकेज्ड फूड आ जाते हैं, प्रोसेस्ड मीट्स आ जाते हैं हमारे पास, रेड मीट हो जाते हैं। ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक के अंदर हमारे पास जो है ये अल्कोहलिक बेवरेज और अल्फाटॉक्सिन और टोबैको, प्रोसेस्ड मीट, ये सब चीज़ मतलब प्रोसेस्ड मीट जो है वो ग्रुप 1 कार्सिनोजेनिक में आ जाता है। हार्मफुल फैट्स के अंदर हमारे पास ट्रांस फैट वगैरह आ जाते हैं, ये सब हम इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ठीक है। फूड प्रिपेयर कैसे हुआ है, उसकी ग्रिलिंग, बेकिंग, इस तरह की चीज़ों के अंदर एजेस वगैरह हो जाती हैं, ये भी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। आगे एजेस की बात आ जाती है। एजेस बेसिकली क्या होते हैं? एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्शन, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन इंड्यूसर हो जाते हैं। बेसिकली ये इफेक्ट करते हैं सेम ऑर्गन्स जैसे जो डायबिटीज़ मेलाइटिस के होते हैं, और इसकी डायबिटीज़ की पैथोजेनेसिस में इसका हाथ हो सकता है। और ये डेली भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रलाइज हो रहे होते हैं, लेकिन जब एक्सेसिव हो जाए तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ख़तरा है और बहुत सारी डिजीज़ ये कॉज करते हैं। एक स्टडी हुई थी 6 ईयर स्टडी, उसके अंदर ये बताया था कि एजेस इन रेगुलरली रिटर्न फूड जो है होल फूड के अंदर लीस्ट है, रेगुलरली जो हम खाना खाते हैं उनमें ज़्यादा है, और इट इंक्रीज विद द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्ड। और एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि ये बेसिकली शुगर और प्रोटीन्स का एक कॉम्प्लेक्स सा बनता है, उसके अंदर तो ये एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है। उसके बाद आगे आ जाता है कि हमने स्मार्ट गोल्स कैसे बनाने हैं, हमने डाइटरी चेंज कैसे करवानी है। तो स्मार्ट गोल्स आपने रखने हैं वही जो पहले हमने चैप्टर नंबर 2 में किया हुआ है, और हमने चीज़ें नेगेटिव प्रिस्क्रिप्शन की बजाय हम रिप्लेसमेंट उनको दें, पॉजिटिव प्रिस्क्रिप्शन दें, पेशेंट को अवेयर कराएँ, काफ़ी सारे टूल्स हैं उनको यूज़ करें। कोर प्रिस्क्रिप्शन हमारी टैफ होनी चाहिए, टाइप ऑफ फूड स्पेसिफिक हो, अमाउंट उसकी बताई हो, फ्रीक्वेंसी बताई हो हमने सही तरह से। और क्रॉनिक अब डिजीज़ की आ जाती है हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन,
सेम प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मुख्तलिफ डिजीज़ के लिए हो सकती है। एडवांस अगर डिजीज़ हो जाती है तो आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं, बेसिकली यही है कि होल फूड और अच्छा खाना खाओ और जो ओवर कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स है वो ना लो, अंडर कंज्यूम ज़्यादा लो। हाइपरलिपिडीमिया की डाइट के अंदर आपने डिक्रीज़ करना है मीट, मोर प्लांट फूड, रिप्लेस करना है ट्रांस एंड सैचुरेटेड फैट विद अनसैचुरेटेड फैट, इंक्रीज़ करना है नट्स और ओमेगा 3। ये वीगन्स में जैसे ज़ाहिर बात है नहीं होएगा। आप ज़्यादा अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएंगे तो आपका लोअर रिस्क हो जाएगा। कंट्री जिनकी हायर इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड एनिमल फूड है उनके अंदर ज़्यादा हाइपरलिपिडीमिया है। उसके बाद आपको 40 to 45 एटलीस्ट होना चाहिए। फाइबर वगैरह आप अगर इंक्रीज़ करेंगे तो उससे आपका फाइबर इंक्रीज़ करेंगे तो आपका बेहतर रहेगा कंट्रोल लिपिडीमिया का। नट्स इंक्रीज़ करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इंक्रीज़ करें, ट्रांसटीरोल्स वगैरह को इंक्रीज़ करें, वेजिटेबल ऑयल्स कंज्यूम करें बजाय इसकी कोई दूसरी चीज़ों के। एक स्टडी हुई थी इफेक्ट ऑफ डाइटरी पोर्टफोलियो, जो हमने ऊपर जेनकिंस वाली पढ़ ली है, वो सारी दोबारा रिपीट हुई है कि इसने किस तरह से स्टैटिन जैसा ही काम किया है, डिक्रीज़ कर दिया ना हमारा हाइपरलिपिडीमिया को, एक तरह से हेल्प कर दिया। हाइपरटेंशन के लिए जो डाइट है उसके अंदर हमने इंक्रीज़ करना प्लांट फूड, रिड्यूस करना सोडियम, अल्कोहल, सैचुरेटेड फैट, कैफीन, एक्सेस वेट, टोबैको, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी। अनकॉमन है प्लांट बेस वालों में 70% वीगन्स जो है सिर्फ उनको हाइपरटेंशन और 23% नॉन वेज को है। एनिमल प्रोडक्ट्स के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन है। सोडियम कम करेंगे तो हाइपरटेंशन बेहतर हो जाएगी। सैचुरेटेड फैट वगैरह को हमने डिक्रीज़ करना है, अल्कोहल को कम करना है, इंक्रीज़ करने हैं हमने पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गार्लिक। वाटर ओनली फास्टिंग का भी इस पर हेल्प है। डायबिटीज़ के लिए हमने क्या करना है, इंक्रीज़ करना है हाई फाइबर फूड्स, रिड्यूस करना है ओवरऑल फैट और सिंपल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अनकॉमन ये भी है, प्लांट बेस वालों के अंदर लेस देन 2.9 है, मीट ईटर्स में 7 है। फाइबर इंक्रीज़ करें इसके अंदर, डायबिटीज़ के अंदर डाइट्री फैट और प्रोसेस्ड सिंपल शुगर को कम करें। जितना हम शुगर करते रहते हैं ना डायबिटीज़ में, वो कहते हैं कि फ़ैट का भी इतना ही बुरा इफेक्ट है। रिड्यूस करें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोसेस ग्रेन को, हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स फूड को, सैचुरेटेड ट्रांस फैट को, टोटल कैलोरीज कम करें। ठीक है, उसके बाद डिस्बायोसिस की भी उन्होंने डायबिटीज़ के अंदर बात की है। इंक्रीज़ करने आपने डाइट्री फाइबर को, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को। ITLC और बड़ा हेल्पफुल होता है डायबिटीज़ के, काफ़ी सारी किताबें भी छपी है, प्रोग्राम्स भी हैं जिन्होंने ये प्रूव किया। कैंसर के अंदर बेसिकली हमने एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड देना है, हाई फाइबर डाइट देनी, लो टोटल प्रोटीन करना है, लो एनिमल प्रोटीन करना है। फैक्टर्स रिड्यूसिंग रिस्क हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का है कि वो जीन म्यूटेशन को और जीन प्रोग्रेशन को कम करें, इम्यून सिस्टम बेहतर बनाए, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस हमारे कम करें। जैसे अब लंग कैंसर है तो स्मोकिंग की वजह से जो ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो ऐसी चीज़ों को कम करें जो इन्फ्लेमेशन करें। ठीक है ना, जैसे कैल्शियम, लंग कैंसर है, लंग कैंसर आप स्मोकिंग कॉज ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन करेंगे तो बेसिकली कैंसर इन्फ्लेमेशन की वजह से ही होता है। उस तरह सर्वाइकल कैंसर जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से जो है इन्फ्लेमेशन होती है, उसको फिर आगे होता है। जो लोग लोअर प्रोटीन लेते हैं यंग एज के अंदर, या इंक्रीज प्रोटीन होता है फ्रॉम प्लांट फूड इंस्टेड ऑफ एनिमल फूड, तो वो हेल्प आउट करता है। आपने अवॉइड करना इन्फ्लेमेशन, अनहेल्दी प्रिपरेशन और एजेस वगैरह को। प्रो इन्फ्लेमेटरी फूड कौन से होते हैं, सैचुरेटेड फैट, प्रोसेस्ड शुगर, प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट एंड हाईली प्रोसेस्ड फूड, ये कॉज करता है ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन कैंसर। हमने इंक्रीज़ करने एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, उनकी पूरी आगे कैटेगरी है। एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स कोई इतना हेल्प नहीं करते, होल फूड हेल्प करता है। फाइबर हमने इंक्रीज़ करनी है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जो है वो ओबेसिटी एंड इंक्रीज मीट इनटेक इंक्रीज़ करती है रिस्क। प्रोस्टेट के अंदर जो है आपने खाना है फूड हाई इन लिकोपीन्स और सेलेनियम, और जो होल फूड सोए, नॉट प्रोसेस सोए, वो भी प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स हो सकता है। कोलोन के अंदर हमने ईट करना है फाइबर, कैल्शियम और फोलेट रिच डाइट होनी चाहिए। रिस्क इंक्रीज़ होता है रेड मीट और प्रोसेस मीट्स के साथ। गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ईट मोर प्रोसेस्ड मीट और इंक्रीजेज रिस्क। अदर कैंसर के अंदर इतनी कोई एविडेंस नहीं है। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट न्यूट्रिशन पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच।